Rajयोग and enhancing intrinsic eight powers exhibit and extrinsic divine qualities. राजयोग के द्वारा किस तरह से आत्मा की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं जिनको आगे बढ़ाएं तो उसे हमारे दैवी गुण दिखाई पड़ते हैं, यानी हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणा दिखाई देती है। हमने पहले बताया था और पहले आपसे कहा भी था कि दैवी गुणों के बारे में हम विस्तार से अगले सेशन में बताएंगे। तो दैवी गुण क्या हैं, इसका वर्णन गीता में भी आता है। गीता में कहा है, अगर सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो दैवी गुण धारण करने हैं। हे अर्जुन, दैवी गुण तेरे को जो क्वालिटीज हैं वो तुमको ट्रू लिबरेशन देंगे, लेकिन जो आसुरी गुण हैं वो तुम्हारे लिए बंधन बनेंगे। और परमात्मा ये भी कहता है कि ये जो क्वालिटीज हैं ये इनके साथ तुमने जन्म लिया है, ये तुम्हारे अंदर हैं। इसीलिए हमने बोला ये इंट्रिंसिक जो शक्तियां हैं जिनको हम आगे बढ़ाएंगे तो उससे हम नेक्स्ट स्टेप जो ट्रू लिबरेशन का है उसको भी प्राप्त करेंगे और हमारे अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। हमने इस चित्र को दोबारा इसलिए दिखाया जिससे आप फिर से इसको देख सको कि हमारी आध्यात्मिक वैल्यूज यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज बाहर नहीं दिखाई देंगी, ये हमें अंदर ही हमको पता पड़ेंगे कि हम कैसे मन में विचार चलते हैं और किस तरह से हम निर्णय लेते हैं, जैसा हमारा अंदर होता है। लेकिन जब कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज हमको दिखाई पड़ती हैं। तो एक्सटर्नल हमारे कर्मों से नजर आएगा और इंटरनल ये हमारी समझ में होना चाहिए। तो इसलिए ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है, बाहर का कोई भी व्यक्ति इसमें मदद नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा की याद से इन सबको धारण करने में मदद जरूर मिलती है। जब हम दैवी गुणों की बात करते हैं, डिवाइन क्वालिटीज की बात करते हैं, मुझे एक बार कहीं मिला, एक किताब ही थी कि उसमें इतने सैकड़ों गुण बताए हुए थे। जैसे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, बोलते 7 कलर्स हैं, लेकिन शेड्स तो इनफाइनाइट हैं। लेकिन इन सारे शेड्स को, कलर को निर्माण करने के लिए आपको सारे शेड और कलर नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, उसके प्राइमरी कलर्स चाहिए। प्राइमरी कलर्स तो 3 ही हैं, लाल, नीला और पीला, यानी रेड, ब्लू एंड येलो। और इनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी शेड या कलर जनरेट कर सकते हैं। तो नेचुरली इस बात से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें सारे शेड के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, हमें इन 3 को समझने की जरूरत है। उसके बाद ये सारे शेड्स तो अपने आप आ जाएंगे ना। हमने इसलिए इस बात पे जोर दिया था कि राजयोग के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने को समझना, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, अपने संस्कारों को समझना, परमात्मा को समझना। फिर अपने को जितना समझते जाएंगे, यानी संस्कारों को समझते जाएंगे, फिर हमने कहा कि जितना हम संस्कारों पे फोकस करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे तो वो संस्कार हमारे खत्म होते जाएंगे। जिस तरह से ये सूरज और लेंस लगाते हैं तो जब फोकस करते हैं तो ये वो पेपर का पोर्शन जल जाता है। इसी तरह से हम जिन जिन चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को मिटाना चाहते हैं, उनको पहले समझना पड़ेगा ज्ञान के आधार से। तो ध्यान, ज्ञान और कर्म, उस आधार से हमारे अंदर परिवर्तन होता है। इस बात को फिर से एम्फसाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा था कि परमात्मा को जब याद करते हैं, ध्यान मतलब उसको ये ध्यान योग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आनंद, ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, और जो पुराने संस्कार खत्म होते हैं तो उससे हमारा तीसरा नेत्र भी ओपन होता है।
फिर हमने देखा था कि हमारा सबसे बड़ा बैटल फील्ड है निर्णय लेना। अब मन जो कुरुक्षेत्र बन गया है, इसमें निर्णय लेना ज्ञान के आधार से और परमात्मा की शिक्षाओं के आधार से। जैसा हम निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, वो हमारे कर्मों में नजर आता है। वो या तो हम विजयी हुए या हम हारे, उस आधार से किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि हम कितने निर्णय ले पाए, या सही निर्णय ले पाए या निर्णय नहीं ले पाए। अगर हमारे निर्णय गलत भी होते हैं, उससे भी हमको शिक्षा मिल जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम निर्णय लेते ही नहीं हैं, तो सबसे बड़ी हार का कारण वो होता है। तो इस तरह से ध्यान और ज्ञान कर्म से हमारे अंदर जो स्वतः परिवर्तन आता है, इसको समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं 8 पावर्स के ऊपर। ये हमारी 8 पावर्स हैं, ये इंट्रिंसिक हैं, आत्मा के अंदर हैं, और ये सारी पावर्स ज्ञान से बढ़ती हैं। हम देखेंगे ज्ञान से कैसे बढ़ती हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। अब यह चित्र में तो दिखाया हुआ है कि एक बच्चा आम के पेड़ पे पत्थर मार रहा है, तो पेड़ रिटर्न में क्या देता है? मैंगो देता है। ये ज्ञान के आधार से बढ़ती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये एग्जाम्पल मैंने स्टीफन कोवई की जो बड़ी फेमस किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वहाँ से मुझे पसंद आया, यहाँ पर इसको जोड़ा उससे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ रेलवे कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहा है। तो जो उसके 2 बच्चे हैं बड़े उद्दंडी हैं, मतलब बहुत उछल कूद कर रहे हैं। कोई पेपर पढ़ता है तो यात्रियों सह यात्रियों के पेपर खींच रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे चढ़ा रहा है, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो काफी देर तक तो जो सह यात्री थे उन बच्चों को देखते रहे और उस व्यक्ति को देखते रहे कि व्यक्ति अपने बच्चों को क्यों नहीं संभाल रहा है। अब थोड़ी देर के बाद फिर उन्हीं यात्रियों ने उस व्यक्ति को बोला, अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इनको संभालो ना, संभालते क्यों नहीं हो? तो व्यक्ति उनको जवाब देता है कि मैं अभी इनकी माँ के फ्यूनरल से रिटर्न जा रहा हूं, कैसे समझाऊं मैं इनको? इतना सुनते ही सारे यात्रियों की जो जो व्यवहार था बच्चों के लिए बदल गया, और वो बच्चों को गोद में उठाने लगे, प्यार करने लगे, और उनको मतलब कोई टॉफी देने लगा, कोई कुछ करने लगा। इस तरह से माहौल चेंज हो गया। जैसे ही उस ज्ञान आया, तो जो सहन नहीं कर पा रहे थे 2 बच्चों को, वो उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ज्ञान के आधार से हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। उसके बाद उसके अगेंस्ट में है पावर टू टॉलरेट। पावर टू टॉलरेट के बाद पावर टू फेस। पावर टू फेस में क्या दिखाया? एक डेड बॉडी जा रही है। डेड बॉडी मतलब एडवर्स सिचुएशन, कितनी भी विषम परिस्थिति में मैं भागूंगा नहीं, मैं उसको फेस करूंगा। अब यहाँ पे पावर टू फेस का ये मतलब नहीं है किसी ने एक मारा हम 2 मार दें, किसी ने कुछ किया हम उसका रिटर्न मतलब रिएक्शन दे दें, ऐसा नहीं है। ये भी हमारे पास ज्ञान से ही बढ़ती है। मैं उसके लिए 2 एग्जाम्पल देता हूं। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास कोच से बाहर धक्का दे के निकाल दिया, उनके पास वैलिड टिकट होते हुए भी, रंग भेद के कारण। तो गांधी जी ने क्या किया? वहाँ पे तो कोई उन्होंने उत्पात वगैरह वायलेंस नहीं दिखाया। वो अपना जो लॉ प्रैक्टिस करते थे वहाँ से पैक करके भारत आ गए और डिसाइड किया, जैसे अंग्रेज ने उनको कोर्ट से बाहर निकाला, मैं इनको भारत से बाहर निकालूंगा। इसको कहते हैं सामना करने की शक्ति। आप सोचो, अगर गांधी जी को साउथ अफ्रीका में कोर्ट से बाहर नहीं निकाला होता, ना तो गांधी यहाँ आए होते, ना गांधी फादर ऑफ नेशन बनते। दूसरा एक और एग्जाम्पल है ज्ञान के आधार से, जो 1965 के बैटल से मैंने उसको उठाया है कि जब कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक किया तो बहुत प्रेशर आ गया था। इंडियन आर्मी भी उसको मतलब सोच रही थी कैसे डील किया जाए। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या काम किया? उन्होंने लाहौर फ्रंट खोल दिया और इंडिया की आर्मी लाहौर तक पहुंच गई। जैसे ही लाहौर तक पहुंची तो कश्मीर में जो उनकी सेनाओं का जो दबाव था वो कम होने लगा, क्योंकि उनको अपने शहर बचाने थे, और वो बैटल हम फिर जीत गए।
तो पावर टू फेस भी ज्ञान से बढ़ता है, खाली ऐसे नहीं आ जाएगा मैं फेस कर लूंगा। पावर टू फेस रिएक्शनरी फोर्स नहीं है, ज्ञान के आधार से सोचा समझा हुआ निर्णय लेना होता है। अच्छा, उसके बाद है समाने की शक्ति। अब समाने की शक्ति क्या है? यहां पे दिखाया हुआ है कि सागर में नदियां जाती हैं, तो नदियों के गिरने से सागर में उथल पुथल थोड़ी ना होती है। इसी तरह से हमारे मन में ज्ञान इंद्रियों से सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, टीवी से आ रही है, न्यूज़पेपर से आ रही है, र्यूमर्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इतना सब आते हुए मेरे मन में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं पावर टू एडजस्ट, यानी समाने की शक्ति। ये समाने की शक्ति है, ये भी ज्ञान से आएगी। जितना जितना हम ज्ञान धारण करते जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब आते हैं पावर टू कोऑपरेट, सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति सबसे आसान शक्ति है कार्य करने के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है इसमें डिसीजन लेना। यह भी हमारे अंदर ज्ञान से आती है। उदाहरण के लिए, आपके पास कोई भिखारी आया और आपसे पैसा मतलब जैसे मांगता है, तो आपको दया आ गई उसकी हालत देख करके और आपने उसको 10 रुपए दे दिया। आपने तो कोऑपरेट किया। क्या ये कोऑपरेट करना सही है? ये सही है गलत है उस बात पर निर्भर करता है कि जिस तरह से वो भिखारी उस पैसे को इस्तेमाल करता है। अगर वो अपने परिवार के पालन पोषण में यूज करता है तो आपका कोऑपरेशन सफल रहा। अगर वो उस पैसे को शराब पीने में, स्मोकिंग में या किसी और गैर कानूनी तरीके से यूज करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करता है, तो वो कोऑपरेशन तो सफल नहीं हुआ। तो ये भी हमको ज्ञान से पावर टू कोऑपरेट हमारे अंदर आती है। ये तो रही हमारी व्यवहारिक शक्तियां। अब आते हैं बुद्धि की शक्तियों के ऊपर, जहां पे बुद्धि का, इंटेलेक्ट का बहुत काम करना पड़ता है। पावर टू डिस्क्रिमिनेट मतलब परखने की शक्ति। यहां पे दिखाया गया है एक सुनार सोने की प्योरिटी कैसे चेक करता है। वो कसौटी के ऊपर रगड़ता है और उसको उसकी प्योरिटी पता चलती है। अब इसको समझने के लिए और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास, आपको अगर कांच के और हीरे के टुकड़े दिए जाएं, क्या आपको परख है कि आप कांच के टुकड़े फेंक दो और हीरा रख लो? परखने की शक्ति। इससे भी ज्यादा मैं अब आपको दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। आज हम इंफॉर्मेशन जो है फ्लड के रूप में है, बेकार की बातें, काम की बातें, रिलेवेंट और इरेलेवेंट बातें सब आ रही हैं हमारे पास। आप ये समझो आपके रिलेवेंट जो बातें हैं वो आपके लिए डायमंड हैं, और वो बातें जो आपके रिलेवेंट नहीं है वो कांच के टुकड़े हैं। अब जो परखने की शक्ति यहां पर क्या है? अगर आपने एक भी काम की चीज फेंक दी तो इसका मतलब आपके पास परखने की शक्ति नहीं है। अगर आपने एक भी इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने रिटेन की अपने पास, तो भी परखने की शक्ति नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं पावर टू जज। पावर टू जज के ऊपर मुझे कुछ नहीं बोलना है, हाँ, क्योंकि हमने आपको बताया था आत्मा की बुद्धि एक्यूरेट काम करती है, वो निर्णय उसी आधार से लेती है जितना उसको ज्ञान मिला है। और तो पावर टू जज नेचुरली हम जितना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे और जितना, तो उतना ही हमारी ये सही होती जाएगी। यह सबके अंदर है, आत्मा की बुद्धि एक्यूरेट काम करती है। अब आते हैं पावर टू विथड्रॉ। ये पावर टू विथड्रॉ जो है योग के सबसे क्लोज है। जब हमने योग की परिभाषा दी थी तो हमने कहा था कोई भी कार्य पूरी लगन से किया जाए, उसके इन्वॉल्व होकर किया जाए, उससे जुड़ के किया जाए, तो वो जो है योग कहलाता है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ पे पावर टू विथड्रॉ क्या है? जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे कछुआ जब चलता है तो उसके सारे लिम्स बाहर होते हैं, और जब अपना काम बंद करता है तो समेट लेता है अपने अंदर।
ऐसे ही जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां पूरी तरह से उस चीज में लगी हुई हैं। और जैसे ही वो कार्य पूरा हुआ, हमने अपनी सभी शक्तियों को विड्रॉ कर लिया, मन, बुद्धि, संस्कार सबको विड्रॉ कर लिया, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब से विड्रॉ कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब सोचो कि योग के क्लोज क्यों कहा है हमने। मान लो आप पहला काम कर रहे हो, कर्तव्य, ड्यूटी कुछ पहले की, दूसरे में गए, तो जब दूसरा कार्य कर रहे हो तो पहले कर्तव्य के बारे में जो संकल्प में चल रहे हैं उधर आ रहे हैं, तो इधर योग कम हो गया ना थोड़ा। आप तीसरा कर्तव्य करने गए तो पहले दो जो कार्य किए थे तीसरे कार्य करने में आपके वो चलने लगे, तो योग और कम हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि हर कर्तव्य करके हमें अपने आप को जो है, अपनी शक्तियों को पूरी तरह से विड्रॉ करना है। ये भी हमको सीखना है, ये भी ज्ञान के आधार से हमको बढ़ता है। अब उसके बाद हम आते हैं लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, पावर टू पैकअप। पावर टू पैकअप मतलब समेटने की शक्ति। ये हमारा टेस्ट पेपर भी है ना। टेस्ट पेपर होता क्या है, स्टूडेंट जो है पढ़ता है सारे साल भर, उसका एग्जामिनेशन डेट्स आती हैं, स्थान बताया जाता है, वहाँ जाके उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, सॉल्व करता है। लेकिन ये टेस्ट पेपर हमारे आध्यात्मिक जीवन का बड़ा विचित्र है कि आपको पेपर पहले दे दिया है, ठीक है, लेकिन कब आपको इसका आंसर देना है ये नहीं बताया। टाइम नहीं बताया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर क्या है? क्वेश्चन पेपर ये है कि जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूं तो उस टाइम मेरी बुद्धि कहाँ होनी चाहिए। आंसर है उस टाइम में मेरी बुद्धि एक परमात्मा शिव की तरफ होनी चाहिए। यह आंसर है। टाइम नहीं मालूम, कब होगा, कहाँ होगा, कल होगा, परसों होगा, आसमान में होगा, धरती पर होगा या सागर में होगा। तो इसके लिए हमको तैयार करना है। हम देखते हैं कि ध्यान योग में हमारे पुराने संस्कार तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब कर्म करके हम और बंधन वाले कर्म ना करें जिससे नए बंधन बने। अगर बंधन वाले संस्कार बनते हैं तो अंत समय में हमको वही चीजें याद आएंगी। तो जितना हम ये धारण करते जाते हैं उतना ही हमारे व्यवहार में, हमारों को प्रैक्टिकल में लोगों को ये सारे गुण नजर आते हैं। इसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है कि एक एक मॉरल वैल्यूज के ऊपर, एक एक वर्च्यूज के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। हमें खाली अपने अंदर इंट्रिंसिक पावर्स हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, इनको बढ़ाते जाना है और बाहर अपने आप हमारे वर्च्यूज या दैवी गुण दिखाई देंगे। और चूंकि ये पावर जो है ना, टेस्ट पेपर गीता के हिसाब से हम जब गुण धारण करते हैं तो वही ट्रू लिबर्टी है, फ्रीडम है जो प्राप्त होती है। जबकि वो फ्रीडम जो है हमको आसुरी गुण धारण करने से नहीं होती है। आसुरी गुण जो है बॉन्डेज होते हैं, बंधन होते हैं। 8 पावर्स क्लियर हैं। अब आते हैं फाइनल, हमारे आध्यात्मिक जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसके 4 विषय हैं। हमने 3 विषय को तो समझ लिया, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। आप ऐसा सोचो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये ज्ञान है। 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, ठीक है, और ये धारणा मतलब प्रैक्टिकल में लाए, और ये है सेवा। इसको तो हम कर ही रहे हैं। ये मैंने कर लिया नहीं कर लिया, मैं किस स्टेज में हूं कैसे पता चलेगा जब तक कि मैं प्रूफ ना दूं। वो प्रूफ कैसे होगा? मैंने कितनों को जो मैंने सीखा है
है वो औरों को सिखाया है। अगर मैं ऐसा प्रूफ नहीं दे सकता हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं आई हैं। मैंने जो चीज धारण की है उसका प्रूफ जब तक ना दिया जाए समाज में, तब तक ये इस बात का ये सर्टिफिकेट नहीं है कि मैंने अपने अंदर ये सारी चीजें धारण कर ली हैं। कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक मैं दूसरों को सिखाने लायक नहीं बनाऊं या दूसरे ऐसे नहीं क्रिएट किए हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखिए। समाज में एक व्यक्ति आगे बढ़े, ये उसे समाज का भला नहीं होगा। कुछ लोग ही आगे बढ़े, उससे भी भला नहीं होगा। समाज में हर व्यक्ति के अंदर जब परिवर्तन होगा, जब वो उठेगा, तभी हमको उस डेवलपमेंट का फायदा भी लगेगा और सभी को फायदा मिलेगा। तो ये हमारा सर्टिफिकेट है। एक्चुअली सेवा जो है ये हमारा सर्टिफिकेट है कि मैंने कितना धारण किया है। जब तक प्रैक्टिकल में लोगों को नहीं बनाया है, अपने आप को ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया है, ना ऐसा कर पाया हूं जो लोग मेरे को देख के ऐसा आगे बढ़े, तब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में आध्यात्मिक जो पढ़ाई है उसके 4 सब्जेक्ट हैं। हम कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ठीक है, थैंक यू।